स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6A का पार्ट 2। इसके पहले हमने देखा लेक्चर 6A का पार्ट 1। ओके, ये दिस इज 6A का पार्ट 2। 6A के पार्ट 1 के लास्ट में बिल्कुल हमने देखा था कि यहाँ पे अगर हमें ये ESS निकालना है, ओके ये ESS निकालना है तो कैसे निकल सकता है, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी और ई टी से ई टी का हम क्या कर देना है, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देना है। इसके अंदर जो टी है उसमें टी टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देना है। ई टी हमें पता होना चाहिए वो क्या होगा, वो होगा ई टी इजकल टू आर टी माइनस सी टी। अब यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में कि सी टी को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज सी टी को निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये सी एस है, सी एस की इक्वेशन कुछ इस तरीके की लंबी चौड़ी होती है और अगर रैम्प इनपुट है तो इसका 1/s² से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ओके तो अगर आपको सी एस निकालना है या तो आप लाप्लास इन्वर्स करके निकाल सकते हो, सी टी निकालना है अगर आपको, ठीक है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ सी एस, तो आप इससे सी टी निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है, या तो आप ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाओ। दोनों ही अपने आप में काफ़ी लेंदी तरीके हो जाते हैं, तो हम ये जो चीज़ है इसको फॉलो नहीं करते। हम क्या करते हैं, ये वाला करते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम वाला, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। देखो यहाँ पे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे एस टेंड्स टू जीरो है, एस इंटू ई एस, ये एफ एस नहीं था, ये ई एस है। ओके दिस इज ई एस। तो जो ई टी है आप ई टी को इस्तेमाल ना करके आप ई एस को इस्तेमाल करो और ये आपका टी टेंड्स टू इन्फिनिटी से बन जाएगा एस टेंड्स टू जीरो। यहाँ पे टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे एस टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंस आ जा रहा है। उसके बाद देखते हैं आगे। ओके यहीं पे हमने एंड किया था, ये जो इक्वेशन हमने डिस्कस करके छोड़ी थी कि ये हमें बनाना पड़ेगा, यहीं पे अपने एंड किया था। तो हम यहाँ पे हमने क्या देखा था कि आपका लिमिट्स ESS अगर निकाले, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम ही हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। ओके एस इंटू हमारा ES, ये पूरा ही क्या चीज़ है, ये E ऑफ S है, RS अपॉन वन प्लस माइनस, ठीक है, GSHS। तो ये GSHS क्या होता है, यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरे ESS को निकालने का। इसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू ई एस करके भी लिख सकते हैं। ओके एस इंटू ई एस करके भी लिख सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अब अपना 6A पार्ट 2 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके ये थोड़ा पीछे का हमने देखा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का ब्लॉक डायग्राम लेते हैं। ये जो है जिसमें ये H लगा हुआ है, ये C है, ओके ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। इसमें आप ये देखो पहले तो कि ये R रेस्पॉन्स आप दे रहे हो, उसके बाद ये इधर जा रहा है, E यहाँ पे हमें मिल रहा है एरर, और ये B वापस सिग्नल आ रहा है, ये माइनस इस पे, इस पॉइंट पे ये जो एडर है यहाँ पे B है, और ये H हम इसमें, ठीक है, ये फीडबैक है हमारा H, ये गेन है, और यहाँ पे आउटपुट में हमें C मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमने जो अपना मेथड है था CT और RT वाला, ओके जहाँ हमारा क्या था ET इजकल टू RT माइनस CT, तो इसको हटाते हुए हमें RT CT की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की ज़रूरत है और ऊपर RS की ज़रूरत है। ये जो फॉर्मूला है हमारा ESS फुल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम से, S इंटू RS, ये RS और अपॉन ये दिस, हमें इसकी ज़रूरत है। ओके तो इस डायग्राम को यूज़ करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ओके इस डायग्राम से के पे बेस्ड हम इस चीज़ को मान के चल रहे हैं। ओके ES अपॉन RS हमारा जो निकलेगा वो ये निकलेगा। अब उसके पहले 2-3 बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली एक, नंबर 1 कि हमारे अकॉर्डिंग तो एरर जो होगा वो R माइनस सी होगा, जो कि हम ऊपर यूज़ भी कर रहे थे, RT माइनस CT। R माइनस सी क्या है, मैं इसको हाईलाइट करूँ तो C आपका ये है और R आपका ये है। एरर जो ये एरर है ये R माइनस सी के इक्वल है, बट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एरर होता है वो R माइनस बी होता है। वो R से ये जो B इसमें माइनस आ रहा है, ये इससे R से B को माइनस कर रहा है, तो आपका एरर आगे जा रहा है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं। ओके कि R माइनस बी है एरर सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट हमारे अकॉर्डिंग ये है, बट क्योंकि जो हमें चाहिए हम तो वही लेंगे। सिस्टम से हमें क्या मतलब है कि हम एरर निकाल लें, हमें ये चीज़ चाहिए तो हम ये भी ले सकते हैं। मतलब एक्चुअल में क्या है ना कि एक डिफरेंस है R माइनस बी, एक डिफरेंस है R माइनस सी, उनको बस हमने नाम दे दिया है। R माइनस बी को हमने E नाम दिया, सिस्टम के अकॉर्डिंग एरर वो है। R माइनस सी को भी हमने E नाम दे दिया कि हम इस वाले चीज़ को एरर लेंगे, इस वाले डिफरेंस को एज अ एरर ट्रीट करेंगे। तो हमारे लिए एरर नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि हम खुद से मान के चलेंगे कि ये एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। सपोज ओके ये जो इसमें फीडबैक है ये यूनिटी है, उस समय हमारा जो E/R का रेशियो होगा, ओके वो हमारा 1/1 प्लस ये प्लस माइनस और GSHS के इक्वल होता है। तो ये चीज़ होगी, इसी चीज़ को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे S के अंदर। ओके और इसमें RS ये अलग से रिस्पॉन्स है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो नीचे वाली चीज़ है यही हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। उसको भी देखेंगे और आगे इसके बारे में क्या निकल के आता है। तो ये बेसिक चीज़ें सीखी, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, बट फिर भी मैं एक एक करके समझाता जा रहा हूँ। अब हम करते क्या हैं
कि ये जो हमारा ई इक्वल टू आर माइनस बी है सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसी में बी को अगर लिखें तो बी होता है सी इंटू एच के इक्वल। ओके, अगर हम इसको यूनिटी फीडबैक मान लेते हैं तो एच को 1 मान लेंगे। अगर एच 1 हो जाएगा तो फिर हमारा बी हो जाएगा सी के इक्वल। नंबर तीसरी कि अगर हमारा यहाँ पे एच 1 हो गया इस जगह पे तो बी हो गया सी के इक्वल, और जैसे बी सी के इक्वल हो जाएगा तो इस जो यहाँ पे आर माइनस बी है इसकी जगह हम आर माइनस सी रख सकते हैं जो हमको चाहिए। तो ई हो जाएगा आर माइनस सी। जैसे ही ये चीज़ हुई तो ई हो जाएगा आर माइनस सी जब बी सी के इक्वल हो गया। तो ये वही कह रहा है कि अगर आप यूनिटी फीडबैक सिस्टम मानेंगे या बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो आपका काम ठीक है। इफ़ एच इक्वल टू 1 तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा और हमारा ई इक्वल टू आर माइनस ई इक्वल टू आर माइनस सी हो जाएगा, और उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तो ऊपर की जितनी बेसिक जो 3 पॉइंट थे वो मैंने समझाया। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो ये लिखा है जो फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम वी हैव नो इशू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है जब हमारा नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम हमें गिवन होता है। तो कभी भी हम नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम की मदद से हम एरर नहीं निकालेंगे, हमेशा उसको यूनिटी बनाएंगे और या तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट होगा तो ठीक है, और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे यूनिटी बनाने के बाद। ओके, जैसे यहाँ पे h इक्वल टू 1 है, नेगेटिव फीडबैक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये अलग पॉइंट है, यूनिटी बनाएंगे फिर उसको यूज़ करेंगे। और अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही ये चीज़ गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, h इक्वल टू 1 और नेगेटिव फीडबैक। तो ये एक अलग से पॉइंट हुआ। अब वापस आते हैं अपने इस वाले डायग्राम पे। ये जो चीज़ है यहाँ पे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा ये नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम था तो हम क्या करेंगे। मान लो ये इस तरीके से h है आपका, ये h है, ये नेगेटिव इसमें जा रहा है। अगर ये नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है इसको यूनिटी कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक प्लस सप्लाई करो, ये वाला ये चीज़ एक प्लस सप्लाई किया हमने +1, और इसी के जस्ट नीचे हमने एक क्या सप्लाई किया -1, दिस इज़ -1। ओके, एक पॉजिटिव फीडबैक को सप्लाई किया, एक नेगेटिव फीडबैक को सप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव फीडबैक था उसको हम नेगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे भी ये नेगेटिव शो कर देंगे। जो एरो यहाँ पे जा रहा है एडर के अंदर, यहाँ पे नेगेटिव शो कर दिया, और ये जो तो +1 था या फिर सीधे केवल 1 था उसको -1 कर दिया। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव मिलके, ये दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देगा। आप चाहो तो ऐसे लिखो और चाहो तो इस तरीके से लिखो, इस तरीके से, दोनों एक ही बात है। ओके, या तो आप केवल प्लस को भेज दो एरो लगा के, या आप माइनस को भेजो और अलग से एक -1 लगा दो। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करी है। अब इसका अगला स्टेप क्या हो रहा है, आप ये देखो, ये जो h और -1 था, ओके, ये जो ब्लॉक के अंदर h और -1 है उसको हम यहाँ लेते हैं, इस जगह पे स्क्रीन पे देखो, तो इसको हम h -1 करके लिख सकते हैं, और ये एरो जाएगा नेगेटिव ही। तो उन दोनों को जोड़ दिया, और एक -1 हमारा अलग से जा रहा है अभी भी। ओके, एक -1 हमारा अलग से जा रहा है अभी भी, ये याद रखेंगे। अब फाइनल फिगर जो हमारा बनेगा, देखो ये तो इधर से आया था, ऊपर से ये चीज़ आई थी। हम क्या कर रहे हैं कि नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको इस तरीके से अब ऐसे बना देंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि g/1 + gh-1। ओके, तो नॉर्मली हमारा g/1 + gh होता था, बस यहाँ पे इतना हुआ है कि उस h की जगह h-1 हमारा आ गया है। मतलब हमने क्या किया है कि ये तो हमने बाद में भी छोड़ दिया। देखो, एक माइनस को हमने क्यों सप्लाई किया था, एक एक्स्ट्रा माइनस को इसलिए सप्लाई किया था जब हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, ये g/1 + gh को gh-1 में चेंज कर देंगे तो फिर ये हमें चाहिए, ठीक है, एक फीडबैक तो चाहिए ना, तो ये वो एक्स्ट्रा फीडबैक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि वी मेड नॉन यूनिटी फीडबैक इनटू यूनिटी फीडबैक, लेकिन OLTF हमारा चेंज हो गया, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों है, आपके OLTF कितने भी हो सकते हैं, देयर कैन बी 2 OLTF ऑल्सो, बट आंसर विल बी सेम। आपके OLTF कितने भी हो सकते हैं। और अभी हम थोड़ी देर आगे भी पढ़ेंगे कि जो रेस्पॉन्स पैरामीटर होते हैं TD, ओके, TS, TP, ये सब, उनको निकालने के लिए हमें CLTF की ज़रूरत पड़ती है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की, ना कि OLTF की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है। उसके बाद ये सारी चीज़ क्लियर करी मैंने कि ये इसको इसमें कैसे चेंज किया, ठीक है, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को यूनिटी फीडबैक में कैसे चेंज किया। अब ये जो चीज़ है ना, ये तो आपका गेन है, और फीडबैक तो असल में ये है ना जो कि यूनिटी है। इसमें क्या जा रहा है, इसमें ये -1 जा रहा है, तो अब फीडबैक को तो हमने यूनिटी में चेंज कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि वही चीज़ लिखी है कि ESS इक्वल टू आपका लिमिट S टेंड्स टू 0 किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। S में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, RS, और अपॉन ये पूरा का पूरा, ये क्या है, OLTF। OLTF क्या होता है, केवल इतना होता है, 1 ± तो आपका एक जनरल एक्सप्रेशन है, इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है GSHS, ये आपका OLTF होता है। ओके, दिस इज OLTF, जो GSHS मल्टीप्लाई हो रहा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब ये दो तरीके का हो सकता है।
अगर ये केवल ये जो पूरी वैल्यू है GS की, ये केवल GS होगी अगर आपका HS 1 हो जाएगा। ये तो सभी को दिख रहा है कि अगर HS को 1 कर दो तो ये केवल GS बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड केस में ये GS अपॉन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, GS अपॉन 1 प्लस GS और HS माइनस 1 करके। ओके, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पहले केवल G हुआ करता था, यहाँ पे ये जो पहले G हुआ करता था उसकी जगह हमने G अपॉन 1 प्लस जी एच माइनस 1 पूरा बना दिया है। तो यही चीज़ यहाँ पे अलग से आ जाएगी, G अपॉन 1 प्लस जी एच एस माइनस 1। ओके, ये पूरा, तो ये कब हो जाएगा? ये हमने सॉल्व करके निकाला है, यही हमने अभी सॉल्व करके निकाला था। ओके, तो ये कब आएगा? जब आपका जो एच एस है वो नॉट इक्वल टू 1 होगा, तब ये आएगा। ओके, ये चीज़ कब आएगी? जब एच एस हमारा नॉट इक्वल टू 1 है, तब ये चीज़ आएगी। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। जो ESS है स्टेडी स्टेट एरर, उसके फॉर्मूले में हम ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ओनली GS लिख सकते हैं या फिर ये पूरा एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा G अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस माइनस 1। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं या फिर ट्रांसफर फंक्शन की, ये ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके का? फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन है। तो ये कैसा है? 1 अपॉन 1 प्लस एस टी की तरह है ट्रांसफर फंक्शन। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको G अपॉन 1 प्लस माइनस जी एच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब, अच्छा, इसको फिर फाइनली कैसे लिख देंगे? G अपॉन 1 प्लस जी लिख देंगे। तो ये लेकिन कब पॉसिबल होगा? केवल इस कंडीशन में कि अगर आपका यूनिटी नेगेटिव फीडबैक होगा, H 1 के इक्वल होगा और ये नेगेटिव फीडबैक होगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस जी इक्वल टू G 1 प्लस एस टी। इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, G 1 प्लस एस टी माइनस 1 इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका क्या दे देगा? G इक्वल टू 1 अपॉन एस टी। तो ये G और T का एक तरीके से हमने रिलेशन निकाला है। ओके, ये G और T का रिलेशन निकाला है, बट ये कब के लिए है? ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए है। देखो, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है वो तो आपका सिंपल 1 अपॉन 1 प्लस एस टी होता है, जो ये था। ओके, ये था ही, यही आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन था एक सिस्टम का, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत शॉर्ट ट्रिक की तरह ही है कि आप क्या करो? सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर को घटा दो। देखो यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एस टी है। अगर मैं इसी 1 अपॉन 1 प्लस एस टी में से इस 1 को, जो न्यूमरेटर का 1 है, इसको घटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? केवल एस टी बन जाएगा। तो यही आपका ऐसे इस तरीके से आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ कि सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर। ओके, तो अब बात करेंगे ट्रांसफर फंक्शन की। 1 अपॉन 1 प्लस एस टी हुआ, जो कि नॉर्मल होता है, जिसको हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी बोल सकते हैं। फिर OLTF हुआ, OLTF आपका 1 अपॉन 1 प्लस एस टी और माइनस 1। तो ये डिनोमिनेटर पहले से था 1 अपॉन एस टी, और इसमें से मैंने 1 जो कि न्यूमरेटर है उसको माइनस किया, तो ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकल के आया। ओके, तो ये जनरल केस निकल के आया कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, वो भी हमने फर्स्ट ऑर्डर का एक एग्जाम्पल लेके लिया। उसके पहले हमने निकाला था कि ये जो ESS होता है इसके अंदर हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, इसके फॉर्मूले में। तो और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड, अभी तो हमने फर्स्ट का देखा, इसी के सामने सेकंड का देखते हैं। सेकंड ऑर्डर का लिखना चाहे तो वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सबको पता है, ओमेगा n स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n एस प्लस ओमेगा n स्क्वायर, इस तरीके से। अगर इसी का ओपन लूप मुझे लिखना हो तो जो ट्रिक मैंने ऊपर बताई कि आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा दो। तो ये पूरा डिनोमिनेटर है, ये इससे जो न्यूमरेटर है ओमेगा n स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो ये केवल ये शुरू के 2 टर्म बचेंगे, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n एस। उसमें से भी आप s को कॉमन लिख सकते हैं। तो OLTF होता है जो सेकेंड ऑर्डर फंक्शन का, वो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको दिया है, क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा मतलब एक एग्जाम्पल है जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को लेके, कि अगर ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया है इस तरीके से s प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13, तो इसी ट्रांसफर फंक्शन का या फिर ये जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो? नीचे में से s प्लस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो कि न्यूमरेटर है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बचेगा, s प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9। ओके, तो उसी का एग्जाम्पल है जो हमने सीखा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वर्सेस स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। थोड़ा सा कंपैरिजन मोड में जाते हैं। इधर आपका स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इधर आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम है स्टैंडर्ड। ओके, इसका OLTF होता है 1 अपॉन 1 प्लस एस टी, क्योंकि इसका हमें इस्तेमाल करना है। हम जब ESS लिखेंगे तो उसके जनरल फॉर्मूले में क्या होता है? S और मल्टीप्लाई हो जाता है आपका RS। ये क्या है? RS है, RS। और नीचे क्या हो जाता है? 1 प्लस, और ये 1 प्लस में क्या चीज़ चली जाती है? आपका OLTF। ये OLTF है 1 अपॉन एस टी, ये केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए ESS निकालना चाहूँ, ठीक है, ये क्या है? ऑर्डर 1 है और टाइप
भी 1 है, ये याद रखना है। ओनली वन लूप पोल्स एट ओरिजिन, केवल एक ओपन लूप पोल है ओरिजिन पे। ओके, ऑर्डर 1 है, टाइप भी 1 है, पहली बात तो ये याद रखेंगे। और जो सेकंड ऑर्डर का है उसमें भी हम टाइप को तो 1 ही लेंगे। आप ये याद रखो कि यहाँ जो सेकंड ऑर्डर है इसमें टाइप फिर भी आपका 1 ही है। वापस आते हैं इस पर, अगर आपको ESS निकालना है और इनपुट जो RS है उसको हम स्टेप यूनिट इनपुट दे रहे हैं केवल। ओके, यूनिट या स्टेप, तो केवल ये दे रहे हैं, तो ये सॉल्व होकर आपको 0 वैल्यू दे देगा। आप सॉल्व करके देख लेंगे तो ये SS कट जाएगा, ये जो 1/1 प्लस ST है ये आपको 0 बना देगा। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, टाइप 1 सिस्टम के लिए आपको एक यूनिट इनपुट के लिए आपको 0 एरर मिलता है, ESS स्टेडी स्टेट एरर। अब इसकी एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है। फाइनाइट वैल्यू कब मिलती है? जब इसमें रैंप इनपुट देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रैंप इनपुट आपने दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस इतना चेंज कर देंगे, 1/s² कर देंगे, तो इसका आंसर T दे देगा आपको। ये वाला जो T है आपको ये आंसर में मिल जाएगा, ये एक फाइनाइट आंसर है। और बढ़ा देंगे, अगर इनपुट को बढ़ा देंगे, पैराबोला कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा इन्फिनाइट, क्योंकि यहाँ पे 1/s³ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ हो गई। अब इधर देखते हैं सेकेंड ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर का OLTF ये था ऊपर जो हमने सॉल्व करके लाया था, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें बीच में ये S बाहर है और S प्लस समथिंग ये अंदर है। तो इसका ESS निकालते हैं पहला। तो RS जो हमारा है ये RS है, इस RS की जगह 1/s को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1/s को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी आपको आंसर सेम मिला। आप ये ध्यान दो कि यूनिट इनपुट के लिए आंसर आपको सेम मिला है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो। बट एक चीज़ क्या है कि इनपुट सेम है, क्योंकि यूनिट इनपुट है दोनों में, और आपका टाइप भी सेम है। अब चलते हैं आगे, इनपुट को बढ़ा देते हैं, ESS निकालते हैं जब हम 1/s² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि रैंप इनपुट। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ की एक फाइनाइट वैल्यू मिली, वैल्यू तो अलग मिली, वहाँ पे T मिला था कैपिटल, यहाँ पे 2 आई और अपॉन ओमेगा n मिला। बट फिर भी हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि वैल्यू जो मिली वो फाइनाइट वैल्यू मिली हमें, ये हमने कंक्लूजन निकाला। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, वैल्यू डिफरेंट है, इसको लिख सकते हैं कि वैल्यू डिफरेंट। अब ESS निकालते हैं थर्ड केस के लिए, यहाँ पे S³ से मल्टीप्लाई करते थे पैराबोलिक इनपुट से। ओके, दिस इज पैराबोलिक इनपुट, ये S³ से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ पे आंसर इन्फिनाइट आएगा, जो कि इसमें आया, आंसर सेम आया। ओके, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हमने निकाला कि ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है स्टेडी स्टेट एरर, केवल टाइप पे डिपेंड करता है और इनपुट पे डिपेंड करता है। ओके, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब वही इक्वेशन को दोबारा लिख रहे हैं कि ESS इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू RS अपॉन 1 प्लस OLTF। OLTF केवल ही डिनोमिनेटर में 1 प्लस में मौजूद है, ये याद रखेंगे। ओके, ESS इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू RS, और इसको 1 प्लस GSHS करके भी लिख सकते हैं। अब ये जो 1 प्लस GSHS है या जो GSHS है, इसी के 2 फॉर्म होते थे। 2 फॉर्म में, एक में केवल GS होता था, जब आपका क्या होता था HS आपका 1 के इक्वल हो जाता था, और एक आपका HS जब नॉट इक्वल टू 1 है तो फिर ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन निकलता है। तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं कि फ्रॉम अबव कंपैरिजन वी कंक्लूड दैट स्टेडी स्टेट एरर डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। स्टेडी स्टेट एरर ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन इनपुट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ESS डिपेंड्स ओनली इन द इनपुट एंड टाइप ऑफ द सिस्टम बट नॉट ऑन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो एक चीज़ क्या है कि जब ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, अगर टाइप को आप फिक्स रखो, मान लो यहाँ पे टाइप जो है वो फिक्स है, मान लो यहाँ पे टाइप जो है वो फिक्स है, तो फॉर यूनिट इनपुट बोथ ESS, यहाँ पे ESS 0 हो जाएगा दोनों ही ऑर्डर के लिए, अलग अलग ऑर्डर के लिए। पैराबोलिक के लिए आपका ESS हो जाएगा इन्फिनाइट, और ESS जो आपका स्टेडी स्टेट एरर मिलेगा टाइप 1 के लिए, तो आपको केवल रैंप इनपुट के लिए मिलता है, जो कि फाइनाइट वैल्यू देता है। तो ये कुछ कंक्लूजन्स हुए जो हमने सीखा। अब और आगे देखते हैं, जो रेस्पॉन्स पैरामीटर होते हैं, जिसको मैंने पहले बताया भी था इस पॉइंट को थोड़ी देर पहले, कि जो रेस्पॉन्स पैरामीटर होते हैं वो हम ट्रांजिएंट स्टेट में निकालते हैं, या फिर इनको ट्रांजिएंट पैरामीटर भी बोलते हैं। तो वो सारे के सारे आपके ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, जितने भी ये ट्रांजिएंट वाले पैरामीटर्स हैं। ओके, ये सारे के सारे आपके ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, जो जिसके लिए हम CLTF का इस्तेमाल करते हैं। बट जब हम स्टेडी स्टेट के अंदर देखते हैं, जो स्टेडी स्टेट एरर है, ऑब्वियस ही बात है कि स्टेडी स्टेट के अंदर ही निकाला जाएगा, तो वो केवल टाइप पे डिपेंड करता है, कभी भी वो उस पर डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर पे। और यहाँ पे हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑर्डर और टाइप एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, वो भी क्लोज लूप पोल्स। क्लोज लूप पोल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ, वो हमारा ऑर्डर होता है। और टाइप भी हमारा पोल से ही निकलता है, पर वो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, वो भी ओपन लूप पोल्स। कितने ओपन लूप पोल्स हैं वो ओरिजिन पे है। ओके, जैसे 1, ये 2, तो कितने ओपन लूप पोल्स हैं वो ओरिजिन पे हैं, वो हमें टाइप बताएगा। ओके, तो ESS को निकालने के लिए हमें टाइप की ही जरूरत है। ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ अ सिस्टम एंड टाइप ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। ओरिजिन पे कितने पोल्स हैं वो हमारा टाइप डिफाइन कर रहा है। टाइप ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड ओनली फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो टाइप केवल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए ही डिफाइन किया जाता है। ओके,
फिर बात आती है ये वही वाला पॉइंट कि जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पैरामीटर है डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स पैरामीटर है वो हमारे टाइप पे डिपेंड करते हैं। तो ये वही सारे पॉइंट्स रिपीट कर करके, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो आपका ऑर्डर होता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। मिनिमम 1 होना चाहिए, ऑर्डर 1 से छोटा नहीं हो सकता। ओके, एक पोल तो होना ही चाहिए क्लोज लूप में, तो मिनिमम 1, और आपका बड़ी वैल्यू कितनी भी हो सकती है एनी। बट टाइप जो है वो बाउंडेड होता है। टाइप आपका टाइप 0 तो हमने देखा ही है, टाइप 0 से स्टार्ट करता है, बट वो कभी भी ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता, कैन बी इक्वल और लेस देन ऑर्डर। ठीक है, तो टाइप शुड नेवर एक्ससीड ऑर्डर, टाइप कभी भी ऑर्डर से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, ये याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं टाइप 0 सिस्टम की। स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस अगर करना चाहें स्टैटिक मेथड से, अलग अलग मेथड है डायनामिक, स्टैटिक, तो ये स्टैटिक मेथड से करते हैं स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस, वो भी टाइप 0 सिस्टम के लिए। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है, इसका OLTF हमारा K और इंटू S+Z1 S+P1 ये पोल है, और इसके आगे आगे मान लिया हमने समथिंग कोई स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मान लिया OLTF का। ओके, RS क्या है यहाँ पे, पहले हम यूनिट स्टेप इनपुट के लिए ले रहे हैं नंबर 1 यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, तो इसी को लिमिट ESS इज टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू 1/S कर देते हैं। ठीक है, 1/S से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी को, तो ये बन जाएगा 1 + K S+Z1 समथिंग समथिंग करके। अब यहाँ पे देखो S से S कट गया, यहाँ पे नीचे केवल ये चीज़ बची, और ये पूरी जो चीज़ है इसी को हम क्या मान लेते हैं KP, हमारा पोजिशनल एरर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे ये KP के इक्वल हो गया, ये सॉरी मतलब ये पूरा ESS तो आपका 1/1 + KP के इक्वल हो गया, लेकिन ये जो चीज़ है केवल ये जो टर्म था ये पूरा, ठीक है, ये जो OLTF था इसी पूरे OLTF को एज इट इज़ हमने KP के इक्वल मान लिया, ये KP के इक्वल हो गया। तो KP क्या होता है, लिमिट S टेंड्स टू 0 OLTF। जब आप OLTF में लिमिट S को 0 कर देते हो तब जो उसको उस एक्सप्रेशन को निकल के आता है उसको हम KP बोलते हैं। ओके, फिर आगे बात करते हैं फॉर यूनिट रैम्प इनपुट के लिए। अगर हम यूनिट रैम्प इनपुट ले रहे हैं तो S² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ केवल एक S कटेगा, एक S ऊपर बच जाएगा, तो ये 1/ जो S बचेगा इसमें S टेंड्स टू 0 लगा दोगे केवल इतने में, तो यही आपका एक इन्फिनाइट वैल्यू बना देगा। तो लिमिट S टेंड्स टू 0 1/S आपका इन्फिनाइट होता है। ये तो इन्फिनाइट वैल्यू यहाँ आ गई कि अगर यूनिट रैम्प लगा रहे हैं वो भी हम कैसे, टाइप 0 सिस्टम, ये टाइप 0 सिस्टम है। ऊपर हमने जो देखा था एक टेबल, उसमें टाइप 1 सिस्टम था, तो टाइप 0 सिस्टम के लिए आपका इन्फिनाइट एरर आ गया, स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, यूनिट रैम्प इनपुट के लिए फिर हम क्या करते हैं, यूनिट पैराबोलिक इनपुट लगा देते हैं, यहाँ पे भी इन्फिनाइट ही आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 1/S² बचेगा, और फिर वही बात है कि लिमिट S टेंड्स टू 0 और 1/S² भी आपको इन्फिनाइट ही देता है, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली कि सिमिलर टू MP स्टेडी स्टेट एरर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इनपुट का एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। आप MP की तरह से पीक ओवरशूट होता है ना, उसमें A मैंने लिखा था 6A लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में जो मैंने बताया, तो वहाँ पे A था कि A की वैल्यू 1 भी होगी और 2 भी हो सकती है। 1 होगी तो फिर उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है A को लिखने की, पर 2 है तो लिखना पड़ेगा। तो ESS भी आपका एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये मैंने टेबल बनाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ESS की। इधर आपका ESS है, यहाँ पर डिफरेंट इनपुट्स हैं, ठीक है, यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प और यूनिट पैराबोलिक। तो यहाँ पे इनपुट को 2 तरीके से हम ले सकते हैं, या तो आप 1/S ले सकते हो, या फिर आप उसकी जगह A/S भी ले सकते हो। अब यहाँ पे वही बात हो गई ना जो ऊपर बोली कि अगर आपका एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट है तो आंसर में भी आपका A मिलना चाहिए। आप आंसर भी लोगे ना उसके अंदर भी आपको A मिलेगा ही मिलेगा, ये A। ओके, तो यही चीज़ है। तो टाइप 0 सिस्टम के लिए आपका यूनिट स्टेप इनपुट एक फाइनाइट वैल्यू देता है। आप ये याद रखो कि फाइनाइट वैल्यू कहाँ आपको मिलती है, वो भी किसकी वैल्यू मिल रही है, ESS की वैल्यू मिल रही है। ओके, ESS की वैल्यू मिल रही है। टाइप 0 के लिए आपका यूनिट स्टेप फाइनाइट देता है, टाइप 1 के लिए यूनिट रैम्प आपको फाइनाइट वैल्यू देता है, और टाइप 2 के लिए आपका यूनिट पैराबोलिक आपको फाइनाइट देता है, और टाइप 3 और उसके आगे के लिए सारे ही वैल्यू आपका ESS की सारी वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। ओके, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या टेबल को ज़्यादा डिटेल में ऐसा है ना कि समझने पे मत जाओ, जैसे ये टेबल है हम इसमें भी लेके बैठ गए कि इसकी वैल्यू ये क्यों आ रही है, वो क्यों आ रही है, याद करना है सीधे। तो आपका ये 1/1 + KP के इक्वल हो गया पहला, टाइप 0 के लिए आपका एरर। ओके, KP क्या, पोजिशनल एरर कॉन्स्टेंट। इसी तरीके से आपका वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट भी आता है। तो टाइप 1 सिस्टम के लिए और यूनिट रैम्प इनपुट के लिए आपका 1/KV देगा। अब एक डिफरेंस है, यहाँ पे 1/1 + KP है, बट यहाँ पे केवल 1/KV और यहाँ पे 1/KA केवल रहता है। ओके, ओनली यही चीज़ यहाँ पे रहती है। ओके, 1/KV और 1/KA।
तो ये चीज़ हो गई। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ आपको फाइनाइट वैल्यू मिल गई उसके आगे के इनपुट्स के लिए आपको इन्फिनाइट वैल्यू मिलेगी आंसर में, ठीक है। जैसे यहाँ फाइनाइट मिल गई, इसके आगे इन्फिनाइट। फिर क्या है जैसे, और जब तक आपको फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी जिस भी इनपुट के लिए, मान लो आपने एग्जाम्पल आँख बंद करी अपनी, आपने सोचा मैं टाइप 1 सिस्टम के लिए सॉल्व करना शुरू करता हूँ, तो आपने यूनिट स्टेप इनपुट लगाया पर आपको फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली, मतलब वैल्यू 0 मिल रही होगी। फिर आपको अगले यूनिट रैम पे फाइनाइट वैल्यू मिल गई और फिर उसके आगे फिर आपको इन्फिनाइट मिलेगी। इसी लॉजिक से आपका टाइप 2 सिस्टम के लिए यूनिट स्टेप और यूनिट आपका रैम जो इनपुट होते हैं वो 0 वैल्यू ही देते हैं। यूनिट पैराबोलिक आपको एक फाइनाइट वैल्यू देगा एरर की, ओके। आपको तीनों केस में एरर मिलेगा। अब एक ये भी बात आ जाती है, कोई ये कहे कि हमको तो टाइप 3 सिस्टम या उससे ज़्यादा में एरर नहीं मिल रहा, बट ऐसा होने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत कम हो जा रही है, स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रही है। अगर आपका एरर कम है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी भी काफ़ी कम है टाइप 3 और उसके आगे के लिए। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ हो गई कि ये KP है, KP आपका क्या है, पोजिशनल एरर कॉन्स्टेंट, KV क्या है आपका वेलोसिटी एरर कॉन्स्टेंट, और KA क्या है आपका एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट। इनको निकालने के तरीके भी हैं। इनको निकालने के तरीके में क्या है कि आप लिमिट लगाओ OLTF में, OLTF S/0 लगाओगे तो आपको KP मिल जाएगा। बट अगर KV निकालना है तो उसी फॉर्मूले में आप S को मल्टीप्लाई और कर दो, और अगर आपको KA निकालना है तो S² को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इनके फॉर्मूले हैं शॉर्ट में, KP KV KA के अलग अलग। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि जो एरर होता है वो एरर कॉन्स्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये याद रखेंगे कि अगर आपका एरर कांस्टेंट बहुत छोटा है इसका मतलब एरर बहुत ज़्यादा है, ओके। ये जो एरर कांस्टेंट है KP के ये सब, ओके। अगर एरर कांस्टेंट बहुत बड़ा है आपका, उसकी वैल्यू बड़ी है, मतलब एरर बहुत कम है, तो इसका क्या मतलब है कि हाई वैल्यू ऑफ एरर कांस्टेंट डिज़ायरेबल होती है। हाई वैल्यू ऑफ एरर कांस्टेंट इज़ डिज़ायरेबल, क्योंकि हम एरर तो कम ही से कम, डिज़ायरेबल एरर तो हम कम ही से कम चाहते हैं ना। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कह सकते हैं थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना ज़्यादा नहीं, कि जो KP है, KV है और KA है, इनको कुछ नाम दिया गया है। ये कंबाइनली कहलाते हैं ओपन लूप DC गेन, ओपन लूप जीरो फ्रिक्वेंसी गेन और ओपन लूप स्टेडी स्टेट गेन। इनको ये भी कह सकते हैं, तीनों को ही। ओपन लूप DC गेन भी कह सकते हैं, ओपन लूप जीरो फ्रिक्वेंसी गेन भी कह सकते हैं, ओपन लूप स्टेट गेन भी। अब देखो DC का वैसे ही मतलब होता है कि फ्रिक्वेंसी वहाँ पर 0 होगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी तो कब होता है, जब आप AC को लाते हो, ठीक है। AC में फ्रिक्वेंसी होती है, तो फ्रिक्वेंसी 0 मतलब ω0 मतलब S=J मतलब S0। तो ये चीज़ हो गया। तो ये DC के लिए बोला गया कि इनको DC गेन भी बोल सकते हैं, ओपन लूप का ओपन लूप जीरो फ्रिक्वेंसी गेन भी बोल सकते हैं, मतलब जीरो फ्रिक्वेंसी, और स्टेडी स्टेट गेन भी बोल सकते हैं, जो तो बोलते ही हैं स्टेडी स्टेट गेन, ओके। उसके आगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की एक बार फिर से बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि 1/ST हमने निकाला था फर्स्ट टाइप 1 सिस्टम के लिए, ओके। 1/ST फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए निकाला था। वापस चलते हैं, हाँ, ये आपका जो ये वाला टेबल था कंपैरिजन वाला, ऊपर ये टेबल यहाँ पे, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए 1/ST ओनली। तो ये हम इसको ही लेते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा सा। 1/ST हमने लिया, ओके। अगर इसमें क्या करें कि S को 0 रख दें हम, और OLTF जो हो जाएगा फिर हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब बस इस S को आप 0 रख दोगे तो जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो आपका इन्फिनाइट वैल्यू होकर निकल आएगा, ये याद रखेंगे, ओके। तो इफ़ वी पुट S=0 OLTF इन्फिनाइट, सो वी फाइंड रेसिड्यू ऑफ द सिस्टम। अगर हमें रेसिड्यू निकालना है, रेसिड्यू ऑफ OLTF निकालना है, तो क्या करेंगे, लिमिट S→0 रख देंगे इसी में 1/ST में, बट इसमें S का मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जब आपको रेसिड्यू निकालना है, मतलब एक रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला ही है, तो रेसिड्यू निकालना है तो S मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको दे देगा केवल 1/T। तो ये रेसिड्यू हो जाएगा OLTF का, ठीक है, रेसिड्यू ऑफ OLTF। उसके आगे बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ DC गेन इज दैट ऑन रीचिंग स्टेडी स्टेट गेन, ओके, गेन जो होता है वो हमारा DC गेन बन जाता है। इसको इस तरीके से देखते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि DC गेन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो DC गेन का ये मतलब है कि स्टेडी स्टेट पहुँचने पर आपका जो गेन होता है वही आपका DC गेन बन जाता है। मतलब नॉर्मली वो गेन होगा, बट जैसे आप स्टेडी स्टेट में पहुँचे तो वो आपका जो गेन था वो DC गेन बन गया। इसका क्या मतलब है कि गेन इन ट्रांजिएंट स्टेट इज कॉल्ड एज गेन। जो गेन होता है ट्रांजिएंट में तो उसको केवल गेन बोलते हैं, पर स्टेडी स्टेट में उसी को हम DC गेन बोलते हैं।
बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गेन है दोनों में ही गेन है, पर उस गेन को अगर आपका केवल क्या होगा ट्रांजिएंट होगा तो आप उसको गेन को गेन ही बोलोगे, पर अगर आपका स्टेडी स्टेट होगा तो तब उस गेन को आप डीसी गेन बोलोगे, उसमें आप डीसी शब्द और जोड़ दोगे। ओके, तो ये चीज़ है। जैसे कि ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है, इसका गेन क्या है, ये इसका गेन है, ये 10 इसका गेन है, गेन इज 10। पर अगर इसी का डीसी गेन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसी में आप ये जो आप s+2 और s+3 में से क्या लो, इनकी वैल्यूज़ को कॉमन ले लो बाहर। ओके, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 3, और इसको सॉल्व करके लाओगे, वो आपका डीसी गेन होगा। ओके, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में निकाल रहे हैं। स्टेडी स्टेट एरर ऑफ एनी सिस्टम्स बिकम फाइनाइट फॉर ओनली वन टाइम एंड नॉट ट्वाइस। ये तो देखो ऊपर हमने नोटिस किया ही है कि आपका स्टेडी स्टेट एरर की जो वैल्यू होती है किसी भी सिस्टम के लिए वो केवल एक बार फाइनाइट होती है, क्योंकि ऊपर हमने देखा था या तो वो 0 वैल्यू रखता है या इन्फिनाइट, बीच में कहीं पे एक बार आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, तो केवल एक बार फाइनाइट होगा, बाकी फाइनाइट नहीं होता। फिर बात करते हैं कि फॉर एनी इनपुट ऑन इंक्रीजिंग टाइप, अगर किसी इनपुट के लिए आप टाइप को बढ़ा दो, ठीक है, टाइप को बढ़ाने से आपका हमने यह क्या देखा कि ESS बढ़ता जा रहा है, स्टेडी स्टेट एरर बढ़ता जा रहा है, पर इससे स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती। ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, देखो क्यों, क्योंकि अगर आप टाइप को बढ़ाओगे तो ऑर्डर भी बढ़ेगा, ऑर्डर बढ़ेगा तो ऑसिलेशंस बढ़ेंगे, ऑसिलेशंस बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी, और स्टेबिलिटी घटे हम ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए मैंने ऊपर बोला था कि टाइप 3 सिस्टम जो होता है उसमें सारी वैल्यू तो 0 है ESS की, बट वो लेस स्टेबल होता है, इसीलिए हमारे काम का नहीं होता। ओके, फिर आगे एक पॉइंट और देखते हैं। यहाँ पे हमने इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लिया है। ओके, ये आपका G हो गया और ये आपका H हो गया, तो GS जो होगा 1/s, HS होगा 2, GS HS क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/s। तो जब इस 2/s से हम क्या निकालेंगे, टाइप निकालेंगे, टाइप हमारा दे देगा 1, पर इसको हम यहाँ पे OLTF की तरह चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिटी फीडबैक नहीं है, ठीक है, यूनिटी फीडबैक नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक नॉन यूनिटी फीडबैक है। इसीलिए अभी हम इसको एज अ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज नहीं कर सकते क्योंकि नॉन यूनिटी फीडबैक है, इसको हमको बनाना पड़ेगा। ओके, तो GSHS अपॉन 1+GHS करके लिखेंगे, तो 1/s और 1+2/s ऐसे कर देंगे, ये बना देगा 1/s+2। एक्चुअल में ये OLTF नहीं है, अभी तो ये हमने CLTF निकाला है, ये ट्रांसफर फंक्शन निकाला है। अब इससे हम OLTF कैसे बनाते हैं, मैंने क्या डिस्कस किया था कि आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा दो। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस ESS होगा जो स्टेप इनपुट के लिए वो 0 होगा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन टाइप 1 के लिए पर ऐसा होता नहीं है। ओके, टाइप 1 के लिए ऐसा होता नहीं है, तो वो देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमने यही जो C/R लिया है, इसी का जो मैंने बोला कि ये OLTF अभी नहीं है और ये यूनिटी फीडबैक को भी यूज़ नहीं कर रहा है, इसी को करते हैं कि लेट कंसीडर दिस टू बी OLTF, इसको OLTF मानते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो 1+GH है इसमें से ये 1 को घटा देंगे, मतलब G को घटा देंगे। ओके, ये जो ऊपर वाला G है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इसी तरीके से बन जाएगा G(h-1). इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा, 1/s+1 दे देगा। ये कहाँ से आया, देखो ध्यान लगाओ, ये जो हमने निकाला था 1/s+2, इसको सॉल्व करके हमने क्या किया, इसी s+2 में से ऊपर वाले 1 को घटा दिया, तो ये अब हमारा बना है एग्जैक्ट। ओके, ये कैसा सिस्टम है, ये टाइप 0 सिस्टम है, इसके लिए हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ESS जो निकालेंगे स्टेप इनपुट के लिए 1/1+kp होता है, पर अभी ये वैल्यू हमारी नहीं निकली, अभी ये वैल्यू हमारी नहीं निकली है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Kp की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। Kp इज लिमिट s→0 OLTF, जो OLTF है उसमें s→0 लगा दो। OLTF क्या है, 1/s+1, s→0 लगाओगे तो ये वैल्यू 1 देगा, मतलब Kp की वैल्यू 1 आई। अब इसमें आप लगा दो तो ये 1 प्लस और Kp की वैल्यू 1 आ गई, तो 1/2 दे देगा आपको ESS, स्टेडी स्टेट एरर 0.5। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपका नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को यूज़ करके आप नहीं निकाल सकते, आपको उसको यूनिटी बनाना पड़ेगा किसी तरीके से। आपको OLTF की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ले रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो C/R था इसको CLTF ना मानते हुए ये आपका 1/s+2 जिससे हमने OLTF बनाया यूनिटी वाला 1/s+1, तो फाइनली इसी से हमारा ये 1/s+1 निकल रहा है। तो ये जो निकल रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा OLTF ही है, ये हमारा OLTF ही है। लास्ट में चलते हैं इस लेक्चर के सेकेंड मेथड की, एक बात करते हैं स्टैटिक मेथड की, उसके बाद डायनेमिक सीरीज मेथड को 6B पार्ट 1 लेक्चर 6B पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, C/R को लेंगे 1/s+2, ये हमने ऊपर भी निकाला ही था। यहाँ से क्या करेंगे, CS
आर को उधर भेज देंगे, देखो आर को उधर भेज देंगे, आर एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और आर हमारा क्या है, आर ही हमारा 1/s है, ओके, यूनिट स्टेप के लिए। तो 1/s मल्टीप्लाई किया, इसको कॉमन ले लिया, इसको अलग अलग करके बनाया, तो इस सी एस से हम सी टी बना देंगे। देखो जब से सबसे शुरू में जो हमने डिस्कस किया था कि सी एस से सी टी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कब, जब टाइप हमारा ये ऑर्डर 2 सिस्टम आता है, ठीक है, ऑर्डर 2 सिस्टम आता है, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका या तो इन्वर्स लाप्लास ले लो, या आप ये पार्शियल फ्रैक्शन करके बना लो। तो ये सी टी का हमने निकाला, अब सी टी निकाला, उस सी टी को यहाँ लगा देंगे। ई टी क्या होता है, आर टी माइनस सी टी। आर टी क्या है, यूनिट स्टेप, तो मतलब यू टी, आर टी ओनली यू टी है, और ये जो सी टी निकला इसको हमने पूरे को यहाँ रख दिया, और फिर हमने ई टी का वैल्यू सॉल्व कर लिया ऐसा। और जब ई टी का वैल्यू सॉल्व कर लिया तो ई एस एस क्या होता है, ई एस एस का दूसरा फार्मूला, ये फिर ये अदर मेथड है एक तरीके से, स्टैटिक मेथड, ओके, अदर मेथड है। तो एक तो हमने पूरा के पी उस तरीके से निकाला। ई एस एस का फार्मूला ही होता है लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, या तो देखो या तो होता है एस टेंड्स टू 0 और एस इंटू ई एस कर दो आप इस तरीके से लिमिट, या फिर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी और ई टी हम निकाल चुके हैं, यहाँ लगा दोगे तो आपका फिर भी यहाँ पे आंसर तो देखो सेम ही आना है, स्टेडी स्टेट एरर 0.5, तो इस तरीके से आपका आंसर वही आ जाएगा। अब आगे देखेंगे लेक्चर 6B पार्ट 1 डायनेमिक सीरीज मेथड टू फाइंड स्टेडी स्टेट एरर।